अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद अली है और हम बिज़नेस मैथमेटिक्स की सीरीज़ कवर कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम सेक्शन 13.2 चैप्टर 13 का कवर करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हम 13.1 कवर कर चुके हैं। तो 13.2 शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स हमें सीखना ज़रूरी हैं जो इस एक्सरसाइज के लिए होंगी। उसमें सबसे पहली चीज़ है फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल। फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल किसे कहते हैं? फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल, इसका मतलब ये है कि अगर किसी टास्क को परफॉर्म करने के n नंबर ऑफ़ वेज़ हैं और इसी तरह कोई दूसरा टास्क है उसको परफॉर्म करने के k नंबर ऑफ़ वेज़ हैं, तो सिंपली आप उनकी जितनी भी चॉइसेस हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल एक टास्क है जिसको परफॉर्म करने के 2 वेज़ हैं, यानी फॉर एग्जांपल कॉइन है तो उसके 2 रिज़ल्ट 2 आउटकम हो सकते हैं, जैसे हेड एंड टेल, तो 2 आउटकम्स हैं। इसी तरह अगर हम एक बी इवेंट का है जो कि डाइस है, डाइस के 6 आउटकम हो सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइंड परफॉर्म करेंगे तो कंबाइंड जो नंबर ऑफ़ आउटकम्स होंगे, जो नंबर ऑफ़ पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे, वो 2 × 6 यानी कि 12 होंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल हेड के साथ 1 आ सकता है, हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड के साथ 3 आ सकता है, हेड 4, हेड 5, हेड 6, इसी तरह टेल के साथ ये सारे आउटकम्स आ सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आप कोई और एग्ज़ाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी रेस्टोरेंट के मेन्यू में आपके पास स्टार्टर के लिए 5 चॉइसेस हैं और मेन कोर्स के लिए आपके पास 4 चॉइसेस हैं और डिज़र्ट में आपके पास 3 चॉइसेस हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप कितने डिफरेंट ऑर्डर्स बना सकते हैं जो एक दूसरे से ना मिलते हों। दैट इज़ 5 × 4 × 3, यानी 5 4 20, 23 60। डिफरेंट इस तरह के पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और वो सारे के सारे 60 ऑर्डर्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। अच्छा, उसके बाद इसी ऑर्डर की अरेंजमेंट से एक कॉन्सेप्ट निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि आप ऑर्डर्ड अरेंजमेंट करें किसी आइटम्स की। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ अ सेट ऑफ आइटम्स। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक लेटर है, एक वर्ड है कैट, इसके 3 लेटर्स हैं। इन 3 लेटर्स को हम कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं? तो एक ऑर्डर तो ये है CAT इटसेल्फ, CTA भी हो सकता है और इसी तरह TAC भी हो सकता है, TCA भी हो सकता है। यानी C शुरू में रखा आप, T शुरू में रखा आप, A को शुरू में रखेंगे। ACT भी हो सकता है और ATC भी हो सकता है। तो ये 6 टोटल पॉसिबिलिटीज़ आई हैं। अब कैट को देखते ही हमारे जहन में 6 आया। क्या ये 7 भी हो सकती थी? क्या ये 5 भी हो सकती थी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, 6 ही हो सकती हैं, 6 से ज़्यादा या कम नहीं हो सकती। इसी तरह अगर ये 4 लेटर्स होते तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी, 5 होते तो कितनी, हम सारी बनाकर तो नहीं देखेंगे। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि जितने भी नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं, अगर आपने सबकी ऑर्डर ऑफ़ अरेंजमेंट देखनी है तो आप करेंगे उसका फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि जो भी जिस नंबर का आप फैक्टोरियल निकाल रहे हैं वहाँ से लेकर 1 तक सारे इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको 4 फैक्टोरियल मालूम करना है तो 4 × 3 × 2 × 1। अगर आपको 2 फैक्टोरियल मालूम करना है तो 2 × 1। 3 फैक्टोरियल मालूम करना है तो 3 × 2, जो कि बनता है ये 24 बनता है। तो 2 × 2, 3 × 2 6। तो ये हमारे पास है डिफरेंट फैक्टोरियल नोटेशंस। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट भी आपको साथ साथ काम आएगा, वो सिखा देते हैं कि फैक्टोरियल को किस तरह से हैंडल किया जाता है। देखें जी, 4 फैक्टोरियल जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि ये 4 × 3 × 2 × 1 होता है। इसी तरह 3 फैक्टोरियल होगा 3 × 2 × 1। अगर आप गौर करें तो ये 3 × 2 × 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो हम 4 फैक्टोरियल को कह सकते हैं कि ये असल में 4 × 3 फैक्टोरियल है, क्योंकि 3 फैक्टोरियल पूरा यही 3 फैक्टोरियल 3 to 1 के बराबर है। इसी तरह 5 फैक्टोरियल को हम कह सकते हैं कि 5 फैक्टोरियल बराबर है 5 × 4 फैक्टोरियल के, या फिर हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि 5 फैक्टोरियल बराबर है 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल के। यानी कि फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते वक्त आप किसी भी नंबर पर स्टॉप होकर वहीं पे फैक्टोरियल लगा सकते हैं, उसके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको जनरलाइज़ करें अगर हम,
तो कह सकते हैं कि n फैक्टोरियल बराबर होता है n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल के, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या n फैक्टोरियल बराबर होगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन, जहाँ चाहें आप स्टॉप हो सकते हैं 1 तक। अच्छा, अब इसी के साथ एक और रूल, वो ये कि 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। इसका मैथमेटिकल रीज़न भी यही है, जैसे अगर आप इसी फॉर्मूले से ड्राइव करें तो भी आ जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल 1 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 फैक्टोरियल होगा 1 इंटू 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, और यहाँ भी 1 है, और 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल है। तो अगर हम 1 को वहाँ डिवाइड कर दें तो 1 ही आंसर आएगा, यानी बोथ साइड 1 से डिवाइड करें तो ये 0 फैक्टोरियल, तो इससे प्रूव हो जाता है कि 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। खैर ये एक रूल है जो मालूम होना चाहिए। अच्छा, अब ऊपर जितनी भी एग्जांपल्स हमने देखी थी, इनमें जितने भी लेटर्स थे सबको ऑर्गेनाइज करना था। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 के 5 को अरेंज करना है तो 5 फैक्टोरियल इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन अगर हमें 5 में से एक वक्त में 3 को अरेंज करना हो, 2 को अरेंज करना हो, 4 को अरेंज करना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? यानी कि हमें n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। टोटल हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, टू बी अरेंज्ड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए सिंपली हमारे पास एक फार्मूला होता है। वैसे तो काउंटिंग फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल भी वही कहता है कि आप नंबर ऑफ़ चॉइसेस को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इसी से ही बना है। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट्स से A B C D E, इन पाँचों को अरेंज करना है, लेकिन पाँचों में से एक वक्त में 3 को अरेंज करना है, 1 2 3। तो पहली जो ब्लैंक है इसके लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? इसके लिए मेरे पास 5 चॉइसेस हैं, इन 5 में से किसी को भी लिख सकता हूँ। जब सेकंड लिखना होगा तो अब 4 चॉइसेस होंगी, लेट सपोज मुझे रिपीट नहीं करना है, और उसके लिए फिर 3 चॉइसेस हैं तो 3। और फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि जितनी भी चॉइसेस हों आप उन्हें मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 4 20, 23 60, तो 60 मेरा आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसी को हम फार्मूला से भी कर सकते हैं। फार्मूला क्या है? NPR। NPR का मतलब ये है कि अगर N से आपको P ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है तो उसके लिए मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ। NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का होल फैक्टोरियल। यानी अगर हम इसको इसी सवाल को जो ABCDE में से 3 को अरेंज करना है, इसका अगर हमें फार्मूला से सॉल्यूशन निकालना हो तो फार्मूला से इसका सॉल्यूशन बनेगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल। सॉरी, 3 अरेंज करने तो 5 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। तो ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बनता है 5 फैक्टोरियल, और 5 माइनस 3 2 होता है, तो 2 फैक्टोरियल को हम 2 इंटू 1 कह सकते हैं। 2 और 1 कैंसिल हो गए, तो वही हमारे पास 5 इंटू 4 इंटू 3 यानी कि 60 आंसर आ जाएगा। तो NPR का फॉर्मूला इस तरह काम करता है। इसी में अगर हम देखें जो हमने यहाँ पर 60 अरेंजमेंट लिखी हैं, वो 60 अरेंजमेंट कौन सी होंगी? फॉर एग्जांपल उसमें से एक दो एग्जांपल्स, इन 60 तो ज़ाहिर है हम पूरे 60 तो नहीं बना के दिखा सकते इस वक्त, लेकिन उनमें से कुछ एग्जांपल्स अगर मैं देखूँ तो ये ABC होगा, ACB होगा, एक अरेंजमेंट ये हो गई। इसी तरह BAC हो गया, फिर BCA हो गया, एंड सो ऑन। अच्छा, अब इनमें अगर आप गौर करें तो ऑर्डर चेंज होने से एक अलग अलग कॉम्बिनेशन बन रहा है। जैसे नंबर्स होते हैं हमारे पास, हम पासवर्ड बनाते हैं तो 100 और 001 दोनों में डिफरेंस है। 100 100 बनता है और 001 सिर्फ 1 ही होता है। तो नंबर्स का कॉम्बिनेशन वही है, लेकिन ऑर्डर चेंज होने से हमारा पासवर्ड चेंज हो रहा है, हमारा नंबर का आंसर चेंज हो रहा है। तो जहाँ ऑर्डर मैटर करता हो उसे हम क्या कहते हैं? परम्यूटेशन कहते हैं। लेकिन एक इस तरह से भी अरेंजमेंट होती है जिसमें हमारे लिए ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता, सिर्फ कॉम्बिनेशन होता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी जगह जाने के लिए, किसी सीट पर बिठाने के लिए, किसी पोजीशन के लिए 2 लोगों को सिलेक्ट करना है और उन दोनों में ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता कि पहले किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, बाद में किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है? परम्यूटेशन से जो रेपिटेशंस होती हैं उनको कम कर दिया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि NCR बेसिकली NPR को अगर आप R फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें तो आपका फॉर्मूला बन जाता है। अब अगर इसी फॉर्मूले को हम ड्राइव करें और सिंप्लीफाई करें
तो वो यूँ बनता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, यानी कि NPR का फॉर्मूला था और इसी के साथ आप नीचे डिवाइड कर रहे हैं आर फैक्टोरियल को, तो ये NCR बन जाता है। यानी कि NPR से वो चॉइसेस जो सेम ऑर्डर चेंज हो रहा है लेकिन कॉम्बिनेशन सेम है, जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल दी है, कॉम्बिनेशन में ये सारा एक ही माना जाएगा, ये 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ नहीं मानी जाएंगी क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इन 3 लेटर्स का ये बार बार आ रहा है, तो कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। खैर ये सिर्फ एक, अभी तो हमने फॉर्मूला डिस्कस किए हैं, अभी कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं तो उससे और मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसी के साथ एक आखिरी चीज़ इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले, दैट इज़ दी ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम कहते हैं कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो उसे आप लिस्ट डाउन ना करें बल्कि ब्रांचेस बनाकर शो कर दें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कॉइन को मैंने 2 बार टॉस किया है तो क्या क्या रिज़ल्ट आ सकते हैं। तो जब मैं फ़र्स्ट कॉइन को टॉस कर रहा हूँ तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अच्छा, जब दूसरा कॉइन में टॉस करूँगा, हो सकता है पहले कॉइन के हेड आने के बाद टॉस करूँगा, तो अगर पहला हेड आया तो उसके बाद जब मैं दूसरा कॉइन टॉस करूँगा तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। और इसी तरह जब मैं पहले कॉइन में अगर टेल आया था उसके बाद दूसरा कॉइन टॉस करूँगा तो उसके बाद भी हेड आ सकता है, उसके बाद भी टेल आ सकता है। तो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ बनी है हमारे पास, और इन्हीं टी डायग्राम की हेल्प से हम सारी पॉसिबिलिटीज़ का सैम्पल स्पेस भी बता सकते हैं। सैम्पल स्पेस हम आगे भी कवर करेंगे और 13.4 में भी, कि जितनी भी सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जो पिछली एक्सरसाइज में हमने जैसे यूनिवर्सल सेट का नाम दिया था कि सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक जगह लिख दिया जाए, तो प्रोबेबिलिटी में उसे सैम्पल स्पेस भी कहते हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या बनेगा सैम्पल स्पेस? हेड हेड, क्योंकि अगर आप ये यहाँ से शुरू करेंगे, हेड हेड पहला चॉइस, दूसरा फिर हेड एंड टेल, तो यहाँ लिख देते हैं हेड एंड टेल, और तीसरा जो कॉम्बिनेशन बनता है टेल एंड हेड, तो ये आ गया टेल एंड हेड, एंड फोर्थ वन इज़ टेल टेल, तो हम इसे लिखते हैं टेल टेल। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास लिस्ट डाउन हो गई। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इस एक्सरसाइज में 42 के करीब क्वेश्चंस हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि हम 41 के करीब क्वेश्चन हैं। तो लिखे तो मैंने सारे हैं, जितना वक्त ने साथ दिया हम सॉल्व करते जाएंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहला सवाल है हमारे पास, अ गेम कंसिस्ट ऑफ फ्लिपिंग अ कॉइन ट्वाइस, ड्रॉ ट्री डायग्राम। ये हम पहले ही कर चुके हैं। ये वाला जो आंसर है ये बेसिकली पहले सवाल का ही आंसर था, आंसर नंबर 1। तो कहा गया था कि आप ट्री डायग्राम बनाइए और सारे पॉसिबल आउटकम्स बताइए क्या होंगे, वो हमने यहाँ पर कर दिया ऑलरेडी। क्वेश्चन 2 में कह रहा है, गेम कंसिस्ट ऑफ फ्लिपिंग अ कॉइन 3 टाइम्स, ड्रॉ द ट्री डायग्राम एंड ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो 3 बार हमें बनाना है। थोड़े से इसमें काफ़ी ऐसे सवाल हैं जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हैं इस एक स्टूडेंट के लिए करना। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल का मतलब ये है कि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है स्टूडेंट के पास कि वो इतनी बड़ी ट्री डायग्राम बनाए, तो फिर तो वो 2 घंटे के लिए एक ही सवाल देना चाहिए। लेकिन खैर, तो हम अपनी प्रैक्टिस के लिए अगर बहुत ज़्यादा बड़े सवाल होंगे तो उनको एक्सप्लेन करके हम छोड़ देंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, 3 बार कॉइन को टॉस करना है। तो ये फर्स्ट ट्रायल में हमारे पास या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। फिर उसके बाद सेकंड ट्रायल की बात कर रहे हैं, उसमें भी या तो हेड आएगा या तो टेल, और टेल के बाद भी जब हम सेकंड ट्रायल करेंगे तो भी हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। और उसके बाद जब थर्ड ट्रायल करेंगे तो उसके बाद भी हमें सेम हेड एंड टेल भी मिल सकता है। यहाँ पर भी इसके बाद भी हेड एंड टेल मिल सकता है, इसके बाद भी हेड एंड टेल मिल सकता है, और इसके बाद भी हेड एंड टेल मिल सकता है। तो इसका मतलब हमारे कितने पॉसिबल आउटकम्स बने, आप लास्ट में इनको काउंट कर लेकर रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास मौजूद हैं इसके। अच्छा, इसका एक आसान तरीका भी है। इसका आसान तरीका ये कि अगर आपको नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ देखनी हो तो आप रिज़ल्ट की पावर रख दीजिए फ्रीक्वेंसी। एक कॉइन में कितने रिज़ल्ट होते हैं? 2 रिज़ल्ट होते हैं। और कितनी बार हमने टॉस किया? 3 बार टॉस किया, तो 2 की पावर 3 8, यानी कि 8 आउटकम्स आ सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से 2 कॉइन के लिए 4 हो सकते हैं, और डाइस में भी ऐसा ही होता है। 6 की पावर 1 करेंगे क्योंकि एक बार टॉस कर रहे हैं तो 6 आउटकम्स आएंगे, 2 बार टॉस कर रहे हैं तो 6 की पावर 2 यानी कि 36, 3 बार कर रहे हैं तो 216 एंड सो ऑन। खैर, अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ऑटोमोबाइल इंस्पेक्ट करते हैं व्हीकल्स को
रेलिवेंट ऑफ एयर पोल्यूशन एस्टिमेट के लिए, तो व्हीकल ईदर पास और फेल। ड्रॉ डिसीजन ट्री विच एनुमरेट्स पॉसिबल आउटकम्स विथ 5 कंसेक्यूटिव इंस्पेक्शन। तो ये वही बात आ गई कि हमें ट्री डायग्राम बनानी है, लेकिन ज़ाहिर है हम 5 पॉसिबिलिटी, 3 के लिए इतना स्पेस चाहिए तो 5 के लिए कितना चाहिए होगा। हाँ, ये ज़रूर हम बता सकते हैं, इसको मैं पार्शियली सॉल्व कर देता हूँ कि जितनी भी नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ होंगी इस तरह चलती रहेंगी, पास फेल पास फेल पास फेल, यानी हेड एंड टेल की जगह हम पास फेल पास फेल पास फेल इस तरह लगाते जाएंगे, तो वो जो टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ होंगी, क्योंकि पास और फेल 2 रिजल्ट हैं और 5 बार किया है, तो 2 टू द पावर 5 यानी कि 32 लास्ट में जो आउटकम्स होंगे वो हमारे पास आएंगे। ठीक है जी, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप वैसे भी ये ऑड नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है तो इसका आंसर भी बुक में मौजूद होता है, आप उससे भी ये सारी ब्रांचेस को देख सकते हैं कि वो कौन सी। क्वेश्चन 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन 4 में कहा गया एक कैंसर रिसर्च प्रोजेक्ट है, 4 कैटेगरीज होती हैं उसकी, मेल फीमेल, हैवी स्मोकर, मॉडरेट स्मोकर, नॉन स्मोकर, रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम और नॉन रेगुलर, ओवरवेट और नॉन ओवरवेट। तो ट्री डायग्राम बनानी है इन सारी पॉसिबिलिटीज़ के लिए। तो हमें सिंपल यही करना है कि इसका भी जाहिर सी बात है वैसे ही ट्री डायग्राम बनेगा, लेकिन क्योंकि ये 2 और 3 आउटकम्स में डिवाइडेड है तो इसका थोड़ा सा स्केच मैं आपको बना के सिखा देता हूँ कैसे होगा। तो सबसे पहले शुरू कर रहे हैं कि 4 कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहली कैटेगरी क्या है, मेल और फीमेल। तो इसका मतलब अगर किसी हम पेशेंट को या जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट है उसमें सेलेक्ट करेंगे तो या तो वो मेल होगा या फिर वो फीमेल होगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, हैवी, मॉडरेट एंड नॉन स्मोकर। अगर मेल हुआ तो वो हैवी भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, नॉन स्मोकर भी हो सकता है। फीमेल में भी हैवी स्मोकर, मॉडरेट स्मोकर एंड नॉन स्मोकर। हैवी, मॉडरेट, नॉन, हैवी, मॉडरेट, नॉन। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा। रेगुलर एक्सरसाइज और नो रेगुलर एक्सरसाइज। तो हर एक के बाद आगे और मज़ीद 2 ब्रांचेस निकलेंगी, रेगुलर, नॉन रेगुलर, 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 रेगुलर, नॉन रेगुलर। रेगुलर, नॉन रेगुलर, रेगुलर एंड नॉन रेगुलर। अच्छा, इसी तरह हमारे पास उसके बाद क्या है, ओवरवेट और नॉन ओवरवेट। तो लास्ट में फिर वही आ जाएगा, ओवरवेट, नॉन ओवरवेट, ओवरवेट एंड नॉन ओवरवेट एंड सो ऑन, सब पे इस तरह। तो ये हमारा ट्री डायग्राम बन जाएगा। तो टोटल आउटकम्स इसके कितने बने, आप सिंपली वही, जैसे अगर हम पहले मेल जेंडर की बात करें, कितने आउटकम्स बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं, मेल या फीमेल। इसी तरह हैवी, मॉडरेट और नॉन स्मोकर के 3 आउटकम्स हैं, यानी 3 कैटेगरीज़ हैं। उसके बाद फिर हमारे पास RN शो कर रहा था, रेगुलर एक्सरसाइज और नॉट रेगुलर एक्सरसाइज, तो वो 2, और उसके बाद ओवरवेट और नॉन ओवरवेट वो भी 2। तो इसका मतलब हमारे टोटल रिजल्ट बनेंगे 2 3 6 6 2 12 12 2 24, 2 3 6, यस 24 आउटकम्स बनेंगे। तो ये 24 आउटकम्स टोटल हमारे पास बन रहे हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन 5 ऑनवर्ड्स में कह रहा है कि आपने फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल यूज़ करना है। फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हों हमें उनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि एक लाइसेंस प्लेट है जिसमें 2 लेटर्स होंगे, लेटर्स यानी A से लेके Z तक कुछ भी हो सकता है, और 3 सिंगल डिजिट नंबर्स होंगे। तो बताइए कितनी लाइसेंस प्लेट्स बन सकती हैं। तो इसमें लाइसेंस प्लेट्स में इसने ये बताया कि 2 लेटर्स होंगे और 3 नंबर्स होंगे। लेटर्स के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, क्योंकि फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल यही कहता है कि आप चॉइसेस को मल्टीप्लाई कर दें। तो फर्स्ट लेटर के लिए हमारे पास 26 चॉइसेस हैं, A से लेके Z तक कोई भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये नहीं बताया कि रिपीटेशन हो सकती है नहीं हो सकती है, तो रिपीट बिल्कुल कर सकते हैं, वैसे भी होती भी हैं। अगर आप नंबर प्लेट्स देखें तो उसमें लेटर रिपीट भी हो रहे होते हैं। AA नाम के भी आपको कार्ड्स मिल जाएंगी, और सीरियल नंबर में भी 6 6 7 इस तरह हो सकता है, तो नंबर्स रिपीट हो सकते हैं। तो 26 एंड 26 लेटर्स के लिए हमें 2 चॉइसेस मिली, और जब डिजिट हमें लिखना हो तो 9 नहीं बल्कि 10 डिजिट, 0 से लेके 9 तक ये 10 डिजिट्स बनते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 10 चॉइसेस हैं, पहले के लिए भी, दूसरे के लिए भी 10 चॉइसेस, तीसरे के लिए भी 10 चॉइसेस। अब इन सारी चॉइसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, और इसे मल्टीप्लाई करके आंसर आता है 676,000। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कॉलेज एडमिशन ऑफिस लोकल यूनिवर्सिटी क्लासीफाई करते हैं एप्लीकेंट को मेल फीमेल। 2 चॉइसेस ही आ गई हमारे पास, मेल और फीमेल। इन स्टेट और आउट स्टेट,
प्रेफर्ड कॉलेज विद इन द यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग, लिबरल आर्ट्स एंड एजुकेशन, बिजनेस, यानी चार उसके बाद कैटेगरी 5 हैं, एंड फार्मेसी 5 कैटेगरीज़ हैं। और उसके बाद एसएटी के स्कोर्स हैं अबव एवरेज, बिलो एवरेज और एवरेज, 3 चॉइसेस हैं। और रिक्वेस्ट फॉर फाइनेंशियल एड और नो फाइनेंशियल एड, तो ये सारी चॉइसेस हैं। तो डिटर्मिन द नंबर ऑफ पॉसिबल एप्लीकेंट, तो आपने सिंपली इन नंबर ऑफ चॉइसेस को मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले हमारे पास मेल फीमेल यानी कि 2 चॉइसेस। उसके बाद हमारे पास दूसरी थी इन स्टेट और आउट स्टेट, 2 चॉइसेस। सब्जेक्ट्स हमें दिए हुए थे 5, तो 5 चॉइसेस। एंड उसके बाद हमारे पास एसएटी स्कोर्स बिलो एवरेज, अबव एवरेज और एवरेज, तो 3 चॉइसेस बनती हैं इसकी। और उसके बाद हमारे पास रिक्वेस्ट फॉर फाइनेंशियल एड या नॉट, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 × 5 × 3 × 2, जो कि बनता है 120। तो 120 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। एक स्टूडेंट प्लानिंग कर रहे हैं अपने शेड्यूल की फॉर द फॉल, फॉर द 5 कोर्सेज ही इज़ कंसीडरिंग, देयर आर 3 पॉसिबल इंग्लिश इंस्ट्रक्टर्स, 6 सोशोलॉजी इंस्ट्रक्टर्स। तो जितने भी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्टर्स हैं हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कौन कौन से हमारे पास हैं, 5 कोर्सेज कंसीडर कर रही हैं। 5 की क्या क्या चॉइसेस हैं, 5 में ये कॉम्बिनेशन है कि 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं इंग्लिश के लिए, 6 सोशोलॉजी के लिए, 4 मैथमेटिक्स के लिए, 8 हिस्ट्री के लिए और 5 पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो सिंपली हमें इन नंबर ऑफ़ चॉइसेस को मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो 5 कौन कौन सी कॉम्बिनेशन हैं, 3, 6, 4, 8, 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 2880। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि डिटर्मिन द नंबर ऑफ पॉसिबल 7 डिजिट टेलीफोन नंबर्स इफ़ नन ऑफ द फर्स्ट 3 डिजिट्स कैन बी इक्वल टू 0। तो सिंपल इन्होंने बता दिया है, हम इसको बारी बारी डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ़ पॉसिबल 7 डिजिट टेलीफोन नंबर हमें बनाना है। पार्ट ए की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 डिजिट्स हमें बनाने हैं। और क्या इन्होंने कंडीशन दी है, इफ़ नन ऑफ द फर्स्ट 3 डिजिट्स इक्वल टू 0, इनमें शुरू के 3 में से कोई भी 0 नहीं हो सकता। यहाँ लिख देते हैं नॉन ज़ीरो, इनमें से कोई भी 0 नहीं हो सकता, ये नॉन ज़ीरो नंबर्स होंगे। अच्छा जी, तो और तो पार्ट ए में क्या कहता है, पार्ट ए में कहता है एनी डिजिट्स कैन बी यूज्ड फॉर द रिमेनिंग नंबर्स। तो शुरू में 0 नहीं आ सकता, तो इसका मतलब हमारे पास 9 चॉइसेस हैं, 1 से लेके 9 तक कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और रेपिटेशन नॉट रेपिटेशन कुछ नहीं बोला है, तो वैसे भी फ़ोन नंबर्स तो रिपीट होते ही हैं। तो 999 क्योंकि 0 नहीं आ सकता, और बाकी आखिर में तो अब 0 भी आ सकता है और बाकी 9 डिजिट्स भी आ सकते हैं। तो इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर बनता है 7 to 90,000। पार्ट बी, द फर्स्ट डिजिट मस्ट बी ऑड अल्टरनेटिंग आफ्टर दैट बिटवीन इवन ऑड, यानी फर्स्ट नंबर ऑड होगा, उसके बाद फिर वही ऑड इवन ऐसे करते रहेंगे। और खैर 0 तो ऑड नहीं होता, तो इसीलिए हम शुरू में उसको कंसिडर करेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, 5 चॉइसेस हैं कि आप 1 3 5 7 9 कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अब इवन रखना है। इवन में हमारे पास 2 4 6 8 बस यही चॉइस हैं, 0 नहीं आ सकता, तो इसलिए हमारे पास 4 चॉइसेस हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास ऑड के लिए दोबारा से 5 चॉइसेस हैं। अब हमारे पास इवन के लिए 5 चॉइसेस हो गई, क्योंकि अब 0 भी आ सकता है, और यहाँ पर दोबारा से अब 0 भी आ सकता है। सॉरी, हमें क्योंकि अब ऑड लिखना है, तो ऑड हमारे पास अब 5 ही हैं, बिल्कुल ठीक है, 5 ही लिखना था मुझे। 5 ही ऑड नंबर्स हैं, 1 3 5 7 9, और इवन भी 5 हैं और फिर ऑड भी 5 है। तो ये हमारे पास 7 डिजिट्स आ गए। यानी हमने सिर्फ सेकंड वाले को 4 किया क्योंकि उसमें 0 नहीं आ सकता, बाकी सब में इवन ऑड की तादाद सेम थी। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 to 500 आंसर मिलेगा। पार्ट सी की बात करते हैं। ऑल डिजिट्स मस्ट बी इवन, सबको इवन होना है। तो अब सबको इवन होना है, लेकिन कंडीशन शुरू में लगाई हुई थी कि शुरू के 3 नंबर 0 नहीं हो सकते। तो 0 के अलावा जो हमारे पास इवन नंबर हैं वो 4 इवन नंबर हैं, 2 4 6 8, और उसके बाद बाकी इवन नंबर 5 5 हैं, तो 5 5 5 5। तो इस तरह ये 7 डिजिट्स हमारे
कंप्लीट हो जाएंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिलता है 40,000। पार्ट डी पर आते हैं। पार्ट डी में कहा गया नो डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, तो किसी डिजिट को भी रिपीट नहीं करना, लेकिन वो कंडीशन सबके साथ है कि कोई भी शुरू के 3 डिजिट ज़ीरो नहीं हो सकते हैं। तो अगर शुरू में ज़ीरो नहीं आ सकता तो इसका मतलब 9 चॉइसेस हैं। उसके बाद अब ज़ीरो भी नहीं आ सकता, और क्योंकि एक डिजिट हम यहाँ यूज़ कर चुके हैं तो बाकी हमारे पास 8 डिजिट बचे होंगे। फिर उसके बाद हमारे पास 7 डिजिट्स बचे होंगे क्योंकि ज़ीरो नहीं आ सकता। अब उस वैसे टेक्निकली हमें 6 लिखना चाहिए, लेकिन फिर 7 लिखेंगे क्योंकि अब ज़ीरो भी आ सकता है। तो 7, फिर उसके बाद 6 चॉइसेस, फिर 5 चॉइसेस एंड फिर 4 चॉइसेस। इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमें आंसर मिलता है 423,360। यानी आप अगर चाहें तो इसको ऐसे इमेजिनेशन में अपने पास नंबर्स लिख सकते हैं कि आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये ज़ीरो लिख दिया। अब क्योंकि शुरू में ज़ीरो नहीं आ सकता, तो शुरू में ज़ीरो नहीं आ सकता तो आपके पास 9 चॉइसेस हैं। अब उन 9 में से कोई भी एक नंबर यहाँ आ गया होगा, सपोज़ 1 आ गया होगा, तो अब आपके पास 8 चॉइसेस बची, तो इसलिए आपने यहाँ पर 8 लिखा। अब उनमें से भी कोई भी नंबर आ गया होगा, सपोज़ 4 आ गया होगा, तो अब आपके पास 7 चॉइसेस बची, तो आपने यहाँ 7 लिख दिया। अब उसके बाद आपके पास कितने नंबर बचे हैं, 1 2, क्योंकि अब ये भी यूज़ हो गया होगा, सपोज़ 3 4 5 6, और अब क्योंकि ज़ीरो भी आ सकता है तो इसलिए 7 नंबर्स आ गए, इसलिए हमने अगली चॉइसेस 7 से शुरू की, और उसके बाद एक एक नंबर्स कम होते जाएंगे। तो इस तरह अगर आप जो भी आपका सैम्पल स्पेस है, यानी जिनसे नंबर्स आपको बनाने हैं, उनको लिस्ट डाउन कर लेंगे तो ईजी रहेगा। क्वेश्चन 9 पर आते हैं। क्वेश्चन 9 में हमें फैक्टोरियल नोटेशन को सॉल्व करना है। ये तो काफ़ी सिंपल है, हमने ऊपर एग्जांपल्स में किया था। 7 फैक्टोरियल का मतलब होगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, जो कि बनता है 5040। फैक्टोरियल का बटन भी साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में अक्सर मिल जाएगा आपको। उसके बाद क्वेश्चन 10 9 फैक्टोरियल, तो ये भी मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, यानी 9 × 8 × 7 करते करते हम 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर आएगा 362880। वैसे हम पिछले आंसर को भी यूज़ कर सकते थे, क्योंकि 9 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल का आंसर तुम्हारे पास पहले से ही मौजूद था, 5040। तो आप 5040 को 8 और 9 से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी आंसर आ जाएगा। 15 फैक्टोरियल को भी मैं डायरेक्टली सॉल्व करके लिख देता हूँ, क्योंकि कैलकुलेटर में बस 15 से लेके 1 तक सारे नंबर लिख के इनको मल्टीप्लाई करना है। तो काफ़ी बड़ा आंसर आ रहा है, 1.3077 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 12। इसका मतलब ये कि इसके बाद 12 ज़ीरोज़ हैं, यानी डेसिमल के बाद 12 डिजिट्स हैं। 12 पर आते हैं। 15 - 8 का फैक्टोरियल निकालना है। तो सबसे पहले 15 - 8 पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। तो 15 में से 8 निकालेंगे तो 7 आता है। तो 7 फैक्टोरियल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, विच इज़ 5040। क्वेश्चन 13 पर आते हैं। 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो वैसे तो 7 फैक्टोरियल का आंसर मौजूद है, लेकिन इसका सही तरीका यह है कि आप इसे 7 × 6 × 5 × 4 तक लाके स्टॉप कर दें, क्या ताकि ये नीचे वाले 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो सके, और फिर आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 210, क्योंकि 7 × 6 × 5 इज़ 210। बिल्कुल इसी तरीके से 14 को भी सॉल्व करेंगे। 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल है। तो आप चाहें तो कैलकुलेटर में डायरेक्ट लिख सकते हैं 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, या फिर आप 15 से लेकर 6 फैक्टोरियल तक जाएंगे, 15 14 13 एंड सो ऑन 6 फैक्टोरियल तक लिखेंगे, और फिर नीचे 6 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा इससे, और फिर बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो इसका भी काफ़ी बड़ा आंसर आ रहा है, वो है 18162 18162 1440 14400। 15 की तरफ जाते हैं। 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। तो इसमें हम ये कर सकते हैं, 8 फैक्टोरियल को हम 6 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर देते हैं। 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे।
तो अब हमारे पास 8 इंटू 7 इंटू 5 फैक्टोरियल बचता है। तो जिसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 फैक्टोरियल 120 होता है। कुछ बेसिक नंबर्स आपको याद होने चाहिए, कम से कम 1 से लेके 6 के फैक्टोरियल तक तो पता होना चाहिए, 6 7 तक। तो 8 इंटू 7 इंटू 5 फैक्टोरियल 120 होता है। इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 6720। क्वेश्चन 16 की तरफ चलते हैं। 16 में भी क्योंकि नीचे 10 नज़र आ रहा है तो ऊपर वाले 15 फैक्टोरियल को हम 10 तक एक्सपेंड करेंगे। 15, 14, 13, 12, 11, 10 फैक्टोरियल और फिर वो 8 फैक्टोरियल अपनी जगह मौजूद है तो उसको भी लिख लेते हैं हम। डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी ज़ाहिर काफ़ी बड़ा आंसर आएगा। 1.45 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 10। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 17 हमारे पास है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले तो 10 को 6 तक एक्सपेंड किया जा सकता है। तो 10 इंटू 9, 8, 7, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6 ही होता है और ये 6 फैक्टोरियल वैसे ही आ गए। अब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 840, क्योंकि 6 फैक्टोरियल जो है वो 3 और 9 के साथ सिंप्लीफाई भी होने के बाद आपको 840 मिलेगा, वरना कैलकुलेटर से डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 18 है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये भी एग्जैक्टली सेम है। 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है। तो 2 1 2, 2 5 10 और 9 5 45। ये बगैर कैलकुलेटर के भी हमने कर लिया। 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को हम 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल 1 होता है और ये 5 फैक्टोरियल हो गए, कैंसिल हो गए आपस में। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 जो कि बनता है 336। तो ये हमारा आंसर आया। क्वेश्चन 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 20 है 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो हम 9 को 5 तक एक्सपेंड कर लेंगे। 9, 8, 7, 6 और 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 और 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 जो हमने पहले भी शायद निकाला, नहीं 8 इंटू 7 इंटू 6 था। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 बनता है 504। अच्छा, हमारी तकरीबन आधी एक्सरसाइज हो चुकी है तो हम अपनी वीडियो को यहीं ब्रेक करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई है। एक साथ बड़ी बड़ी वीडियोस अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है और वो काफ़ी सारे इश्यूज़ भी आते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं ब्रेक करते हैं। इसी का अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।